Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Baghpat. So today, student, here we go with chapter 2nd of English main course book of class 8th. The title of the chapter is Olive Ridley Sea Turtles. Student, today we are going to discuss about the third part of this chapter, third and final part of this chapter. We have already discussed about first and second part. So before starting the third part, just take a review of part 1 and part 2. In first part, I have already told you that this chapter is about a species of sea turtles and the name of that species is Olive Ridley. ये जो चैप्टर है ये समुद्री कछुओं के बारे में है और समुद्री कछुओं की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है, ओलिव रिडली. ये उनके बारे में है. ये कछुओं की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक प्रजाति है. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये एक ईमेल की फॉर्म में लिखा हुआ है और इस ईमेल को राइट करने वाली जो है, राइटर जो है इस ईमेल की, वो कौन है, नोफिया नाम की एक लड़की जो अपने एक दोस्त सत्यव्रता को ये ईमेल लिख रही है अपने एक्सपीरियंस के बारे में. एक्सपीरियंस किस चीज़ का? टर्टल वॉक्स का. टर्टल वॉक का एक्सपीरियंस जो उसने पर्सनली गेन किया है टर्टल वॉक का हिस्सा बनकर, टर्टल वॉक की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके, उस एक्सपीरियंस को वो अपने उस दोस्त के साथ क्या कर रही है, शेयर कर रही है. टर्टल वॉक मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था टर्टल वॉक क्या होती है. आई जस्ट रिपीट, टर्टल वॉक असल में जो फीमेल टर्टल होती हैं, जो मादा कछुए होते हैं ओलिव रिडली, वो अपने जो अंडे हैं वो समुद्र के बाहर किनारों पर आकर देते हैं और जब इनसे बच्चे निकलते हैं बेबी टर्टल, वो समुद्र की तरफ चलते हैं. लेकिन उस बीच ज़्यादातर जो बेबी टर्टल्स हैं वो मर जाते हैं. तो उनकी इस घटती हुई आबादी को देखते हुए यहाँ के जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कराया कि वो इन बेबी टर्टल्स को उनके नेस्ट, उनके घोंसलों से उठाकर, अपने हाथों में उठाकर समुद्र के पानी तक छोड़ेंगे. और इस प्रोसेस को ही टर्टल वॉक के नाम से जाना जाता है. जब वो ईमेल स्टार्ट करती है लिखना तो वो सबसे पहले अपने दोस्त सत्यव्रता की को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है, क्योंकि जिस दिन वो राइट कर रही थी ईमेल, इट वाज द 1 जनवरी 2017. तो वो पहले पूछती है कि उसका जो पुराना साल था 2016 का जो लास्ट डे था दिसंबर का, वो कैसा रहा, और उम्मीद करती है वो कि उसका साल जो है वो अच्छा रहा होगा. किसका साल? सत्यव्रता, उसके दोस्त का साल. फिर वो उसे बताती है कि मैंने इस साल जो है एक अपने इस नए साल की जो शुरुआत है वो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से की है, एक टर्टल वॉक का हिस्सा बनकर. तो वो कहती है कि इस टर्टल वॉक की शुरुआत बहुत से कंजर्वेशनिस्ट ने की थी, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक कंजर्वेशनिस्ट को क्या हुआ था कि एक मरा हुआ टर्टल का समुद्र के किनारे मिला था, जिससे उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और उसे ये महसूस हुआ कि इस तरीके से हज़ारों सैकड़ों टर्टल हर साल मारे जाते होंगे. तो उसने ये निश्चय किया कि वो ये काम ज़रूर करेंगे. तो उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि वो इस तरीके से इन टर्टल्स की मदद करेंगे. तो वो चेन्नई के एक बीच पर पहुंचती है इस टर्टल वॉक का हिस्सा लेने के लिए, और वो आगे लिखती हैं कि वो लगभग 9:45, आई रिपीट, वो 9 रात के 9 बजे एट 9 PM शी रीच्ड द बीच ऑफ नीलंकारी. ये चेन्नई का एक बीच है, चेन्नई का एक समुद्री किनारा है जिसका नाम क्या है, नीलंकारी. और ये रात 9 बजे वहाँ पर पहुँचती है और लगभग तब तक 50 वॉलंटियर्स लगभग पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे. और वहाँ पर इनको पहले 10 मिनट की फिल्म दिखाई जाती है और फिल्म में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि टर्टल वॉक के दौरान उन्हें क्या क्या काम करने हैं.
फिर उनको 9:45 लगभग 9:45 पर उनका काम शुरू होता है, उनकी टर्टल वॉक शुरू होती है। उनको दो काम दिए जाते हैं। पहला काम था कि एक तो नेस्ट, जो टर्टल नेस्ट होते हैं, यानी कि जहाँ जो मदर टर्टल होती है, जो मादा कछुआ होती है, वो जहाँ बच्चे देती है उसको नेस्ट बोलते हैं। तो उन नेस्ट को ढूंढना। और सेकंड काम था कि जो न्यूली हैच्ड टर्टल्स थे, यानी कि जो अभी पैदा हुए बच्चे थे, उनको समुद्र में छोड़ना। ये दो प्रोसेस थी जो उनको फॉलो करनी थी। तो उसके लिए उन्होंने ये करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने अपनी टीम के साथ उस इलाके की खोज की, और उस इलाके की खोज करने के लिए उन्हें सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन मिला कि सबसे पहले जो रेत होती है, रेत के ऊपर जो निशान होते हैं, ट्रैक्टर के टायर जैसे निशान, उन निशानों को खोजिए, क्योंकि ये निशान जो है ये इसके टर्टल के फ्लिपर से बनते हैं। जब वो आगे की तरफ जो मदर टर्टल होती है वो आगे की तरफ जब बढ़ती है, तो ऐसे निशान बन जाते हैं इनके फ्लिपर से, इनके पंखों से। तो ऐसी उन्होंने खोज करते हुए एक नेस्ट खोज निकाला, और उस नेस्ट से उन्होंने लगभग 67 एग्स, कितने 67 एग्स उन्होंने निकाले। और जब उन्होंने ये निकाले तो कुछ अंडे जो हैं वो पहले से ही टूटे हुए थे, कुछ खराब हो चुके थे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने 67 एग्स वहाँ से गेन की। गेन करने के बाद उन्होंने, उनका जो पार्टनर था उसने कुछ सैंड, कुछ मिट्टी उस वाले नेस्ट की ली, और यानी कि कुछ रेत वहाँ से उठाया और उसे अपनी बास्केट में बिछाया, और उसके ऊपर अंडे रखे, और उन अंडों के ऊपर भी थोड़ा सा वहीं उस नेस्ट का ही रेत डाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो पहुँचते हैं हैचरी। हैचरी होता है एक जगह जहाँ पर ये प्रजनन प्रक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर अंडे लाकर रख दिए जाते हैं। और यहाँ एक तरफ, यहाँ दो डिपार्टमेंट बने हुए थे, यहाँ दो जगह थी। एक तरफ तो अंडों को ला के रखा जाता था जो अभी मिले थे, और एक तरफ उन बच्चों को रखा जाता था जो उन अंडों से निकल रहे हैं। तो जो नौफिया है वो पहले तो अंडे सबमिट कराती है, और उस दिन वो सिर्फ एक ही घोंसला नहीं, लगभग वो दो और घोंसलों की खोज करती है, और वे ओवरऑल लगभग 173 एग्स कलेक्ट करते हैं। 173, आई रिपीट 173 एग्स उनको मिलते हैं तीनों नेस्ट से। फिर वो हैचरी के उस डिपार्टमेंट की तरफ जाती है जहाँ पर जो न्यू बॉर्न बेबी टर्टल थे वो रखे जाते थे। तो वो क्या करती है, उनमें से एक को पकड़कर हाथ में भी फील करती है, और उसको वो बहुत ही प्यारा लगता है। वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट था, बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, और उसको बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी जब वो उसको हाथों में पकड़े हुए थी। इट वॉज़ रियली अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस। उसके बाद उनको पहला टास्क वो कर चुके थे, यानी कि वो अंडे को खोजकर वहाँ इकट्ठा कर चुके थे, और अब सेकंड टास्क करने की बारी थी। तो उन्हें कुछ बास्केट, एक बकेट के अंदर क्या हुआ, कुछ जो न्यू बॉर्न बेबी टर्टल्स थे उनको दिया गया, और वो उनको लेकर समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। और समुद्र के किनारे वो एक सेमी सर्कल बनाते हैं, एक आधा गोला बनाते हैं, और वहाँ से वो बेबी टर्टल्स को समुद्र के पानी में छोड़ते हैं। और लगभग फर्स्ट टाइम वो 241 बेबी टर्टल्स को एक साथ ग्राउंड पर छोड़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था जो नौफिया कभी नहीं भूलेगी। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, अट्रैक्ट हुई इन सब चीज़ों को देखकर एक साथ, और वो सारे के सारे जो बेबी टर्टल्स थे वो समुद्र की तरफ चल पड़े थे। और आखिरकार ये जो बेबी टर्टल थे, कुछ को जो समुद्र के पानी का बहाव था वो वापस उनकी तरफ धकेल रहा था, लेकिन ये फिर उनको पकड़कर पानी में ले गए, और आखिरकार देखते देखते सारे जो भी बेबी टर्टल्स थे वो समुद्र के पानी में गायब हो गए और वहाँ से चले गए। दिस वाज द एंड ऑफ द ईमेल। ये सब एक्सपीरियंस था नौफिया का जो उसने अपने ईमेल में लिखा था, किसको, सत्यव्रता को। So it was also the first and second part review. Now let's start the third part of the chapter. Student, अब जो है
अब तक हमने नौफिया का ईमेल पढ़ा था। नौफिया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सत्यव्रता के साथ। अब सत्यव्रता उसके ईमेल का रिप्लाई लिख रहा है, उसका जवाब लिख रहा है कि उसने वो कैसा फील कर रहा है उसके इस एक्सपीरियंस को पढ़कर, उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानकर वो कैसा फील कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब ईमेल जो है वो नौफिया की तरफ से नहीं है, अब ईमेल सत्यव्रता की तरफ से है। किसके लिए? नौफिया के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। डियर नौफिया, इट वॉज नाइस रीडिंग योर ईमेल। तुम्हारा ईमेल पढ़कर अच्छा लगा। एंड गेस वॉट, और सोचो जरा, माई स्टेट ओडिशा इज ऑल्सो द ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है? प्रजनन भूमि। प्रजनन भूमि यानी कि जन्म लेने वाली भूमि, जन्म स्थान है किसका? फॉर द ओलिव रिडली सी टर्टल्स। यानी कि नौफिया जो है वो बात कहाँ की कर रही है? चेन्नई बीचेस की। और ये जो सत्यव्रता जो है वो क्या कह रहा है कि मेरा जो स्टेट है, मेरा जो राज्य है उड़ीसा, वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो भी एक प्रजनन स्थल है। किसके लिए? ओलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए। यानी कि यहाँ भी ओलिव रिडली सी टर्टल्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। इनफैक्ट गहिरमथा बीच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। गहिरमथा बीच जो है एक समुद्र तट का नाम है, और वो कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में एक फैक्ट है कि गहिरमथा बीच जो है वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट नेस्टिंग एरिया है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नेस्टिंग एरिया फॉर द ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए, इन ओलिव रिडली कछुओं के लिए। आगे क्या कहता है वो? अनदर इंटरेस्टिंग को इंसिडेंस, तो वो कह रहा है एक और आकर्षक, इंटरेस्टिंग को इंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक, संयोग, कि एक और इत्तेफाक देखो, एक और आकर्षक संयोग की बात क्या है? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट ऑन द ओलिव रिडली। मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने अभी अभी पूरा किया है, और वे प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या था? ओलिव रिडलीज, यानी कि ये जो जिन कछुओं के बारे में ये बात कर रही है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था दैट द ओलिव रिडली इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ टर्टल्स, कि ये जो ओलिव रिडली है ये कछुओं की सबसे छोटी स्पीसीज, स्पीसीज में क्या होता है? प्रजाति, सबसे छोटी प्रजातियों में से एक प्रजाति है। कौन? ओलिव रिडली। वो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। एन एडल्ट, एडल्ट मीन्स वयस्क यानी कि जवान, युवा। ओलिव रिडली इज अराउंड 65 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि एक बड़ा युवा ओलिव रिडली कछुआ जो होता है वो लगभग 65 सेंटीमीटर का होता है, एंड वेक्स लेस देन 40 kg, और उसमें 40 किलो से भी कम वजन होता है। द हैचलिंग्स यूसा, हैचलिंग्स मैंने बताया था आपको, न्यू बॉर्न बेबी ऑफ टर्टल, जो कछुओं के नवजात शिशु होते हैं, नए अभी पैदा हुए बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं हैचलिंग्स। तो हैचलिंग्स यूसा मस्ट हैव वेक्ड लेस देन 20 ग्राम, सॉरी। तो वो कह रहा है कि जो तुमने बेबी टर्टल्स देखे थे उनका जो वेट होगा वो 20 ग्राम से कम ही होगा, 20 ग्राम से कम ही होगा। इजंट इट आयरनिक, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक बात नहीं है कि दैट द ओलिव रिडलीज, कि जो ओलिव रिडलीज हैं, विच आर एन अब्यूडेंट, अब्यूडेंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, मरीन स्पीसीज, मरीन मीन्स समुद्र में, स्पीसीज मीन्स प्रजाति, फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस आर एंडेंजर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि ये जो ओलिव रिडली है जो ज़्यादातर मरीन स्पीसीज है, यानी कि समुद्र में रहने वाली प्रजाति है, जो ज़्यादा पानी में रहने वाली है। एब्यूडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में जहाँ पानी मौजूद हो, मरीन समुद्री लाइफ हो, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है। और ये ज़्यादातर कौन से समुद्र में पाई जाती है? वार्म वाटर, यानी कि गर्म पानी के जो समुद्र मोस्टली है, जैसे कि अटलांटिक या पैसिफिक या इंडियन ओशियन जो है, उनमें ये पाई जाती है। और ऐसी जगह पाई जाने के बावजूद ये जो हैं ये एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मीन्स विलुप्ति की कागार पर है, यानी कि ये खत्म होने वाले हैं, यानी कि ये लुप्त होने वाले हैं, यानी कि इनकी प्रजातियां कम बची हुई हैं। दिस
is because there are very few nesting sites remaining in the world. क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंदर इनके जो नेस्टिंग साइट्स हैं, यानी कि जहाँ ये घोंसला बना सकते हैं, ऐसे जो स्थल हैं वो बहुत कम हैं, कुछ ही हैं. एंड दिस हैज़ अफेक्टेड द ऑलिव रिडली पॉपुलेशन. और इसने ऑलिव रिडली की आबादी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है. लेट्स सी आगे क्या कहते हैं वो. तो वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनके बारे में, और क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट तैयार किया है. तो देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन और देते हैं वो. किसको? नोफिया को, इन सी टर्टल्स के बारे में, ऑलिव रिडली. सो लेट्स स्टार्ट. वॉट यू विटनेस्ड इन चेन्नई, जो तुमने चेन्नई में अपनी आंखों से देखा. एंड वॉट आई हैव ओनली रेड अबाउट, और मैंने जिसके बारे में सिर्फ पढ़ा है, इज़ अ यूनिक बिहेवियर, वो एक अनोखा स्वभाव है. कॉल्ड अरीबाड़ा, जिसको अरीबाड़ा के नाम से जानते हैं. अरीबाड़ा मीन्स मास नेस्टिंग. मास नेस्टिंग मीन्स होता है बड़ा घोंसला बनाना, या एक सामूहिक एक ग्रुप बनाना नेस्ट का. जैसा कि नोफिया ने पहले ईमेल में सत्यव्रता को बताया था कि उन्होंने क्या किया था. फर्स्ट टास्क में उन्होंने छोटे छोटे जो नेस्ट थे उनमें से जो अंडे थे टर्टल्स के, उनको इकट्ठा करके एक जगह रखा था जिसको हैचरी बोलते हैं. और इस हैचरी नाम की जो जगह थी, इसी को मास नेस्टिंग कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे घोंसलों से एक बड़ा घोंसला बनाना. आई एम श्योर यू नो, मुझे यकीन है कि तो अब तुम्हें पता चल चुका होगा, बाय नाउ अब तुम्हें पता लग चुका होगा, दैट वंस अ ईयर, कि साल में एक बार, हंड्रेड्स ऑफ फीमेल ओलिव रिडली, जो साल में एक बार सैकड़ों फीमेल मादा ओलिव रिडली जो हैं वो माइग्रेट करती हैं, यानी कि देशांतर करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. टुगेदर, साथ साथ, ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए. दे कम बैक टू द वेरी बीचेस, और वो बहुत कम बीचेस पर ही वापस लौट पाते हैं. वेयर दे वर हैच्ड, जहाँ उनको हैच्ड कराया जाता है. इट मीन्स हैच्ड मीन्स होता है अंडे सेना, जहाँ वो अंडे से पाती हैं. टू ले देयर एग्स, और वो अपने अंडे दे सकते हैं. वन दे पाते हैं. वन फीमेल ओलिव रिडली ले अबाउट 80 to 120 एग्स. कोई भी एक फीमेल ओलिव रिडली मादा जो है वो एक बार में लगभग 80 से 120 अंडों तक देती है. विच हैच आफ्टर 45 to 60 डेज. ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा कि आ सकता है कि ये जो अंडे हैं टर्टल्स के, ये कितने दिन में इनसे बच्चे बाहर निकलते हैं. तो आंसर क्या है? 45 से 60 तक, 60 दिनों के बीच में 45 to 60 डेज लगते हैं इनमें से बच्चे निकलने के लिए. डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था, दैट दे ले एग ओनली एट नाइट, कि क्या तुम्हें पता था कि जो टर्टल हैं ये सिर्फ रात को ही अंडे देते हैं. और ये बात हमें पिछले पार्ट में भी पता लगी थी, क्योंकि नोफिया जो है वो रात के 9 बजे पहुंची थी टर्टल वॉक के लिए. एंड दैट इन इंडिया एरिबाडाज अकर बिटवीन सितंबर एंड मार्च, और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अरीबाडाज यानी कि जो मास नेस्टिंग है वो कब कब होती है? सितंबर से मार्च के बीच में होती है. आगे वो क्या बताता है? अनफॉर्चुनेटली एडल्ट टर्टल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन और मीट. दुर्भाग्य की बात यह है कि जो एडल्ट टर्टल्स हैं, यानी कि जो युवा टर्टल्स हैं, उनको मार दिया जाता है फॉर देयर स्किन, उनकी खाल के लिए, और मीट, और उनके मांस के लिए. दे ऑफन गेट ट्रैप्ड, और वो अक्सर फंस भी जाते हैं. इन फिशिंग नेट्स, जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं उनमें फंस जाते हैं. एंड देयर फ्लिपर्स, और उनके जो पंख होते हैं, गेट कट ऑफ, वो भी कट जाते हैं उनके जाल से. मोस्ट ऑफ दैम आर सीवरली वाउंडेड. सीवरली मीन्स होता है कठोर रूप से, वाउंडेड मीन्स होता है घायल हो जाना. कभी कभी तो वो ज़्यादातर ऐसे एक्सीडेंट से घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से,
सीवर्डली कठोर रूप से। टर्टल एग्स एंड हैचलिंग्स आर ईटन बाय क्रैब्स। क्रैब्स मीन्स होता है केकड़े जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो टर्टल एग्स हैं, ये जो कछुओं के अंडे हैं, या फिर हैचलिंग्स जो होते हैं, कछुओं के जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो अक्सर खा लिए जाते हैं बाई क्रैब्स, केकड़ों के द्वारा, यानी कि केकड़े उन्हें खा जाते हैं। डॉग्स, कुत्ते खा जाते हैं। स्नेक्स यानी कि सांप खा जाते हैं। बर्ड्स, चिड़ियाएँ भी उसको खा जाती है। और ट्रैम्पल्ड ऑन यानी कि कुचल देना या रौंद देना, या फिर उनको कुचल दिया जाता है, रौंद दिया जाता है पैरों से बाई पीपल, लोगों द्वारा। हैचलिंग्स इंस्टिंक्टिवली वॉक टू द सी। जो हैचलिंग्स होते हैं यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, बेबी टर्टल जो होते हैं, वो वॉक करते हैं, वो चलते हैं, चलना शुरू करते हैं टू द सी, समुद्र की तरफ। इंस्टिंक्टिवली इट मीन्स सहज प्रेरणा से, सहज रूप से, अपने आप। गाइडेड बाय द स्टार लाइट, वो गाइड किए जाते हैं, यानी कि वो दिशा निर्देश किससे लेते हैं, यानी कि वो अंदाजा किससे लगाते हैं समुद्र का? बाय द स्टार लाइट, सितारों की चमक से, सितारों के प्रकाश से। रिफ्लेक्टेड बाय द वेव, जो उन्हें इसमें समुद्र की लहरों में रिफ्लेक्ट होकर दिखती है। बट द स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन जो गलियों की लाइट हैं, कंफ्यूज दैम, वो उनको क्या करती हैं? कंफ्यूज करती है। एंड दे वॉक टुवार्ड्स द शोर, और वो समुद्र की तरफ चलने की बजाय क्या करते हैं? वो समुद्र किनारों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो छोटे छोटे बेबी टर्टल होते हैं, ये जो समुद्र की जो लहरें होती है, उन पे जो सितारों की चमक पड़ रही होती है, ये उनकी तरफ चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती है, ये उनसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं उधर की तरफ समुद्र है, तो वो उधर की तरफ भी चलना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बट देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑन लैंड आर वेरी स्लिम। लेकिन उनके जो चांस होते हैं सर्वाइवल के, सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहने के, उनके जिंदा रहने के जो चांसेस हैं ऑन लैंड, ज़मीन पर, आर वेरी स्लिम, वो बहुत ही कम होते हैं, यानी कि बहुत ना के बराबर ही ये जिंदा रह पाते हैं। I am glad you went on the turtle walk to help the Olive Ridley. मुझे बहुत खुशी है कि तुम टर्टल वॉक पर ओलिव रिडली की मदद करने के लिए गई। स्कूल रीओपन्ड ऑन 4 जनवरी 2017। जो हमारे स्कूल हैं वो भी 4 जनवरी 2017 को ओपन होने वाले थे या ओपन हो गए थे। ये कौन लिख रहा है? सत्यव्राता। किसको? नोफिया को। इट इज़ ऑलरेडी टाइम फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स, और हमारे फाइनल एग्ज़ाम भी पहले से ही आने वाले हैं। आई विल राइट अबाउट माई रेजोल्यूशन सून, और मैं जल्दी ही तुम्हें अपने रेजोल्यूशन में होता है संकल्प या प्रस्ताव के बारे में जल्दी ही लिखूँगा। बाय द वे, वैसे द ओलिव रिडली आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर हार्ट शेप्ड शेल। शेल मिस होता है ऊपर का जो आवरण होता है ना, कछुओं के ऊपर जो कठोर पार्ट होता है उनका बॉडी का, दैट इज़ कॉल्ड शेल। तो वो उन्हें एक और फैक्ट बताता है ओलिव रिडली कछुओं के बारे में कि ये इनका जो नाम है ये इनके कलर की वजह से भी पड़ा है, और साथ में जो जो कलर है ना, वो कलर के जो इनका नाम है वो इनके ऊपर का जो शैल होता है हार्ट शेप्ड, यानी कि जो दिल के आकार का जो इनका शैल होता है, उसके कलर के कारण इनका नाम ओलिव रिडली पड़ा है। एंड और उसका दूसरा कारण क्या है इनके नाम पड़ने का? H.N. रिडली। H.N. रिडली, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये मिस्टर H.N. रिडली है, हु डिस्कवर्ड द स्पीसीज, जिन्होंने इस प्रजाति की खोज की थी। इन्होंने ही इस प्रजाति को खोजा था, इसी कारण से इस प्रजाति का नाम इनके नाम पर ही रखा गया है। आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर आई ड्रू, मैंने एक पिक्चर भी इसमें अटैच कर दी है जो मैंने ही बनाई थी, विद दिस मेल, इस ईमेल के साथ। लव सत्यव्राता। और आखिर में वो अपने आप को सैल्यूटेशन देते हुए ईमेल को एंड करता है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ नोफियाज ईमेल। ये नोफिया के जो ईमेल उसने लिखा था उसका ये आंसर था, जो किसने दिया है? सत्यव्राता ने। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश मेन कोर्स बुक।
So next time we will meet you in the next video with new chapter. Till then, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.